हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आकाश सुपर 30। मैं आकाश डंडोतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रेस्पिरेशन, श्वसन। न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने देखा था कि फूड से बना हुआ जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी बहुत सारे एक्शंस को प्रयोग करने में हेल्प करता है। और वो जो एनर्जी होती है ना, फूड से प्राप्त एनर्जी हमारी बॉडी को बढ़ाने में तथा रिपेयर करने के काम में आती है। हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी के जो बनती है हमारे फूड से, वो 3 चीज़ों में काम आती है। कौन सी, कितनी चीज़ें? 3। नंबर 1 कि हम जीवित हैं, हम चल फिर रहे हैं। नंबर 2, हमारी बॉडी को बढ़ रही है, यानी कि हम बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद में हम बड़े होते जाते हैं, तो वो बॉडी को बढ़ाने में भी वही एनर्जी का काम होता है। तीसरा कि बॉडी को रिपेयर करने के भी काम में आती है। जैसे हम कभी कभार हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो रिपेयर जब अपने आप ठीक भी हो जाता है, हड्डी जुड़ जाती है, तो वो सब किस चीज़ से होता है? वो फूड से प्राप्त एनर्जी के द्वारा ही होता है, जो कई सारे रूप में होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह वगैरह वगैरह। अब आगे हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ध्यान रहे कि खाना हमारे शरीर के लिए एक फ्यूल का, यानी कि ईंधन के रूप में काम करता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की परिभाषा क्या है, तो उस समय पे हमें एक सधा हुआ जवाब देना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बात करें, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि ऐसी एक प्रक्रिया जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है, यानी कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त होने की जो प्रक्रिया होती है, वो ही क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। इक्वेशन के आधार पर अगर हम देखें तो फूड, ऑक्सीजन, दोनों में क्या होता है कि ज़्यादातर सजीव, एक बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज़्यादातर सजीव ऑक्सीजन को और एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और ये ऑक्सीजन शरीर में पहुंचकर खाने के मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज से रिएक्ट करती है। क्या करती है? खाने के मैं बात कर रहा हूँ यही किसी के बारे में कि फूड, यानी कि फूड कौन सा फूड? हम जो रोटी खाते हैं वो वाला नहीं, ये वो वाला फूड है जो रोटी सब्जी जो भी हम खाते हैं उससे जो एनर्जी मिली, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम उस एनर्जी के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, जो कि ग्लूकोज एनर्जी के रूप में ग्लूकोज ही तो रहता है, तो उस ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो फूड है यानी कि ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन क्या करते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है और वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से रिएक्ट करती है, तो बर्न होती है, यानी कि जलती है। जैसे इंजन में डीजल या पेट्रोल का जो इंजन होता है, उसमें एक आई थिंक एक पार्ट होता है, वो क्या करता है कि वो जलाता है। आपको पता है अच्छे से कि ऑक्सीजन जो है ना, वो जलाने का काम करती है, खुद नहीं जलती है। तो वही काम ऑक्सीजन फूड के साथ करती है, फूड को बर्न करती है, यानी कि ग्लूकोज को बर्न करती है, यानी कि जलाती है, और उसके बाद में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, ध्यान से दी जाए। 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम वातावरण में रिलीज कर देते हैं और पेड़ पौधे जिसको ले लेते हैं। दूसरा वाटर यानी पानी। तीसरा एनर्जी किस रूप में? ये पूरी की पूरी ATP के रूप में आती है। मैं आगे बात करूंगा कि एनर्जी ATP के रूप में किस तरीके से काम करती है। और नोट, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सेल या कोशिका में संपन्न होती है। ध्यान रखा जाए कि ये रेस्पिरेशन यानी कि डेफिनेशन, जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, वो कहीं और दूसरी जगह नहीं होती, सेल यानी कि कोशिका में संपन्न होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, 2 हेडिंगें देखी होंगी, एक ब्रीथ, दूसरा रेस्पिरेशन। मैं बात करता हूं पहले कि ब्रीथ के बारे में। ब्रीथ के बारे में यहाँ पर अच्छे से आपको लिखा दिखाई दे रहा है। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। अब समस्या ये है कि कोई व्यक्ति कहे कि ब्रीथ भी श्वसन ही कहलाओ, ब्रीथ भी सांस ले रहा है तो सांस ले रहा है, तो रेस्पिरेशन क्यों नहीं कह सकते ब्रीथ को? तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमने ब्रीथ को रेस्पिरेशन कह दिया तो यूँ समझ लो हमने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। और इस गड़बड़ी से बचने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा, अभी हमारी जो क्लास है इसी गड़बड़ी से बचने के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि ब्रीथ यानी सांस लेना क्या है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है, मात्र इस प्रक्रिया को ही सांस लेना कहते हैं। सिंपल सी बात कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ब्रीथ बोलेंगे। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन अपने आप में एक बड़ा शब्द है। रेस्पिरेशन क्या है, यानी श्वसन क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? इसमें ब्रीथिंग तो होती है, प्लस में ऑक्सीजन को रिलीज होता है, यानी कि ऑक्सीजन फूड से जब प्रक्रिया करती है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया, आपको आपने अच्छे से सुना होगा कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका में वो स्टोर होकर रह जाती है। तो ये रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया है। इसमें ब्रीथिंग भी शामिल होती है, यानी कि भैया एक बात अच्छे से हमको पता है कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन तभी होगी जब ब्रीथ हो, यानी कि सांस लेंगे हम। ठीक है, तो ब्रीथ में और रेस्पिरेशन में कोई अंतर हमसे पूछे तो हम आराम से बता सकते हैं कि हम ब्रीथिंग में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। इसमें पूरी की पूरी ब्रीथिंग भी शामिल है, यानी कि ऑक्सीजन भी पूरा का पूरा सांस लेना शामिल है। पहला पूरा प्रक्रिया है। दूसरा, ये फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि ये भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये केमिकल प्रोसेस है। कौन सी? रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। दूसरा, अगला अंतर यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स, यानी कि फेफड़ों में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम फेफड़े करते हैं, जैसे जो कि नाक के द्वारा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ब्रीथिंग की जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है केवल और केवल फेफड़ों में होती है, और जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो फेफड़े में तो होती ही होती है, ये सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, क्योंकि फेफड़े में ब्रीथिंग शामिल है, तो फेफड़े में ब्रीथ हो जाता है। और जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, वो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखते हैं कि भैया इसका काम क्या रहता है, पर्पज क्या है भाई, हम रेस्पिरेशन करते क्यों हैं, रीजन क्या है। तो रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो कि पहला है कि एनर्जी को रिलीज करना, O2 की सहायता से ग्लूकोज को बर्न करना, यानी कि एनर्जी रिलीज तभी होगी जब ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को बर्न होगा, और ग्लूकोज जब बर्न होगा तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी सेल में, और सेल में जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी तब क्या होगा, एटीपी के रूप में एनर्जी जनरेट होगी, और उस एनर्जी को क्या काम होगा कि हम बहुत सारी प्रक्रियाओं में, जो हमने बात की 3 प्रक्रियाओं में यूज करते हैं। नोट कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन को हम फोटोसिंथेसिस जैसा मानने की भूल ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि हम कभी कभी ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, उसी प्रकार हमारे मनुष्यों के शरीर में रेस्पिरेशन होता है। तो ये वाली बात बिल्कुल भूल के भी ना करें, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग कैसे हैं ये अपन अब बात करते हैं। तो ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में भोजन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं, हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस में भोजन किस से बनाते हैं, CO2, वाटर, सनलाइट की सहायता से बनाते हैं, और O2 को रिलीज करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में भोजन बनाया नहीं जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि रेस्पिरेशन में भोजन बनाया नहीं जाता। रेस्पिरेशन में भोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, यानी कि जटिल रूप से सरल रूप में बदला जाता है, वो भी ऑक्सीजन की हेल्प से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको तरीके से इसको याद किया जाए। इसमें रिलीज किया जाता है, रेस्पिरेशन में रिलीज किया जाता है CO2, वाटर, एनर्जी। ये ध्यान रखा जाए इस चीज का कि CO2, वाटर एंड एनर्जी। अब CO2 में पता है कि CO2 हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, तो ये फेफड़ों के द्वारा, जो नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। वाटर शरीर के लिए उपयोगी होता है, तो यूज होता है। और एनर्जी में पता है कि एनर्जी ATP के रूप में जनरेट होती है, तो वो हमारा शरीर उन 3 प्रक्रियाओं में उसको यूज कर लेता है। ओके, हम बात करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया हो रही है। दूसरा कि रेस्पिरेशन के भी प्रकार हैं भाई। अब ऐसा नहीं कह सकते कि रेस्पिरेशन हमने सांस ली, हमारी एनर्जी बनी, हमने काम किया, ATP के रूप में यूज किया और बात हो गई खत्म। रेस्पिरेशन के भी प्रकार हैं। रेस्पिरेशन के प्रकार हैं, रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीश्वसन। ये ध्यान रखा जाए ऐसा। एरोबिक रेस्पिरेशन बोले तो ऑक्सीश्वसन,
इसकी परिभाषा के बारे में अगर कोई पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या क्या होता है, तो इसकी परिभाषा ये कहलाई जाएगी कि द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, ऑक्सीश्वसन कहलाता है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया श्वसन की जिसमें ऑक्सीजन की सहायता ली जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि श्वसन कहलाती है। जो किसमें संपन्न होती है, कई सारे अधिकतर तो रेस्पिरेशन एरोबिक यानी कि ऑक्सीश्वसन ही होता है, जैसे ह्यूमन आ गया, कुत्ता, बिल्ली, लॉयन, काऊ, सारे के सारे ये सब रेस्पिरेशन ही होते हैं। दूसरा कि इसको अगर अपन इक्वेशन के आधार पर समझें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर हम इसको इक्वेशन के आधार पर समझें तो क्या होता है असलियत में एरोबिक ऑक्सीजन जो श्वसन होता है वो असलियत में होता क्या है। तो क्या होता है कि हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं ये वाली बात कि श्वसन में एनर्जी को यानी ऊर्जा को ऑक्सीजन की सहायता से एटीपी के रूप में सेल की यानी कि कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में रखा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कैसे पहुंचती है उसका रीजन, उसको ये समझते हैं अपन पहले। तो क्या होता है कि ग्लूकोज को एक मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एक अणु ग्लूकोज का लेकर एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ये हिंदी वाले भी इस चीज़ को ग्लाइकोलाइसिस ही करें और इसको याद रखने की कोशिश करें। ओके, तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज बर्न होने के बाद में जो 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 हमारे सामने कुछ पार्ट्स बन के आते हैं वो यही है कि CO2, H2O यानी कि पानी और एनर्जी, इस चीज़ को ध्यान रखा जाए। ये चीज़ है कि 38 ATP, ध्यान रखा जाए कि 38 ATP के रूप में एनर्जी एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है। कहाँ पे रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया का बोले तो कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा का शक्ति गृह कहलाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीश्वसन कहलाती है। एक और जो पार्ट है, एक ऑक्सीजन का प्रकार है, उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। भैया ये तो एक अजीब सी, आप हो सकता है कि आपको पता हो सकता है नहीं पता हो, तो आप ये सुन लें कि एक ऐसा श्वसन है जिसमें भैया हमें किसी प्रकार की ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सोच के देखो कि सांस ली जा रही है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ये वही क्या खेला है। तो इस चीज को जरा ध्यान से सुनेंगे। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये होगा, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, हम इस चीज को देखते हैं। ये भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ही होता है, ध्यान रखा जाए, एक ही मॉलिक्यूल होता है। ये जो अणु होता है ना वो एक ही होता है। अब इसकी जो प्रक्रिया है उसको ऑक्सीजन की तो जरूरत है नहीं है, तो इस ग्लूकोज में एक ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है जो कि उसमें भी हो रही थी। तो इसमें ये होती है सेल के साइटोप्लाज्म में, ये ध्यान रखा जाए, हिंदी में भी इसका नाम साइटोप्लाज्म ही पढ़ा जाए। सेल के साइटोप्लाज्म में जो होती है इसमें बनता है एथेनॉल, ध्यान रखा जाए। और इसमें जो एनर्जी और CO2 भी निकलती है इससे, और इसमें जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP एनर्जी रहती है, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP की एनर्जी होती है, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी निकलती है। यानी कि इन 2 ATP से तो हम जैसे हमारे मनुष्य में अगर बात की जाए तो ये कभी भी ऐसा ये कर ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखा जाए तो ये अनऑक्सीश्वसन है, यानी कि अनऑक्सीश्वसन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं है उसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है वो कौन कौन से जीव में होती है, तो ये नंबर 1 इसका जीव है यीस्ट, नंबर 2 है बैक्टीरिया, या फिर एक कोशिकी वाले जीव भी हैं उनमें भी अनऑक्सीश्वसन होता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जीव बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और आपको तो दिख भी रहा होगा, सिंपल सी बात है कि भैया जब इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है तो जिंदा रहते ही हैं, और जिंदा रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आप लोग बड़ा अचंभा मानेंगे कि ये अनऑक्सीश्वसन है ना, अनऑक्सीश्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन, आप एक इंपॉर्टेंट चीज ये अचंभा ये मानेंगे कि ये हमारे शरीर में भी हो जाता है, कभी कभी हमारे शरीर में भी हो जाता है। बड़ा अचंभा होगा इस, तो ये कैसे होता है इसको जरा ध्यान से सुने, अपने आप समझ जाएंगे हाँ यार बात तो सही है। तो ये क्या होता है
कि ये तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा रनिंग कर ली, ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में तुमने देखा होगा कि हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, हम हाँपने लगते हैं, और हाँपने लगते हैं तो ऑक्सीजन उसी को, हमारे माइंड को इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि और ऑक्सीजन दूसरी जगह पे नहीं आ पाती है। इस चक्कर में क्या होता है कि हमारे शरीरों में अचानक आपने देखा होगा कि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है दौड़ने से, या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, उस चीज़ को क्रैम्प कहते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर में एनारोबिक रिएक्शन होता है, यानी कि अनऑक्सीजन होता है। यानी कि अनऑक्सीजन ये होता है कि हमारे जो शरीर में जब ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन जब होता है तो उसमें अंतर ये होता है कि ऑक्सीजन में तो 38 एटीपी एनर्जी मिलती है, इससे तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन अनऑक्सीजन में मात्र कितनी मिलती है, 2 एटीपी एनर्जी मिलती है। साला इससे काम कैसे चलेगा? तो इससे काम चलाने के लिए शरीर को दिक्कत होती है, और दिक्कत की वजह से शरीर हमारे दिमाग में कुछ संदेश भेजता है, और संदेश ये होते हैं कि शरीर में वही समस्या है, एनर्जी से संबंधित दिक्कत है, दर्द हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि या तो इस समस्या से इस समस्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा हल्के से गर्म पानी से नहा लेते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे पैरों का दर्द, हाथ पैरों का दर्द खत्म हो जाता है। रीज़न ये है कि गर्म पानी से ही क्यों होता है, तो मैं ये आपको ये बताऊं कि गर्म पानी से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन है, यानी कि खून है ना, वो तेजी से बहने लगता है, और इस वजह से उसका दोबारा से ऑक्सीजन होने लगता है, और तरीके से वो काम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं कहूँगा आपसे कि ये चैप्टर में हमने जो पढ़ा वो यही है कि ऑक्सीजन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा सांस लेने में और श्वसन में क्या अंतर होता है, ये भी देखा अपन ने। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने ये जाना। और हमने ये भी जाना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में भी कभी कभार होता है, हमारी एनिमल्स की बॉडी में भी कभी कभार होता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में ये तो पक्का है कि समझ में आई ही होंगी। तो और मैं आपको ये क्वेश्चन के तौर पे मैं आपको ये बताऊं तो क्वेश्चन के तौर पे यही है कि पूरी की पूरी इस चीज़ से आपने क्या सीखा, हेडिंग के रूप में पूरी इक्वेशंस, पूरी तरीके कि इसमें क्या अंतर होता है, कैसा होता है, किस तरीके से ये काम करता है। आपको कम से कम इस वीडियो से कम 2 से 2.5 पेज बना के लाना है। ध्यान रखा जाए 2 से 2.5 पेज तरीके से हेडिंग डाल के लगे कि हाँ तुमने कुछ अच्छे से पढ़ा है। बाकी इसके बाद का जो होगा हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।